मैं पार्टी वर्ड सुनाई दिया मेरे को? दे रहे हो क्या तुम लोग? सर आप दे देते हैं। उस टाइम पे थोड़ी आंसर आया, अब घर जाके तुमने 8 रुपए बोल रहा था आपने, देने ही ले। आंसर आ गया सर वो 2.81। तभी आ गया सर 2.82 और 0.64। पार्टी कोई बड़ी चीज थोड़ी है यार। बहुत बड़ी चीज है वो, नहीं दी जाएगी। अब देखो सीपेज थ्रू सॉइल्स क्या है? आपने अभी तक पढ़ा परमिएबिलिटी। परमेबिलिटी होता है एबिलिटी ऑफ सॉइल टू अलाउ द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इट। ठीक है, सॉइल वाटर को कितना इजीली अपने में से पास करा रहा है, ये परमेबिलिटी है। ये जो मूवमेंट हो रहा है ये ज्यादा स्पीड से हो रहा है, कम स्पीड से हो रहा है, इस चीज को परमेबिलिटी बताता है। सीपेज का मतलब होता है कि मूवमेंट हो रहा है, ज्यादा या कम। मोर सीपेज, लेस सीपेज वर्ड आप कभी नहीं सुनेंगे, आप सुनेंगे सीपेज। और परमेबिलिटी में आप बोलेंगे कि ज्यादा परमिएबल सॉइल है, कम परमिएबल सॉइल है। तो सीपेज इज द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सॉइल मास, वेयर एज परमेबिलिटी इज द मेजरमेंट ऑफ दिस मूवमेंट। इस मूवमेंट का जो मेजरमेंट है वो परमेबिलिटी है। तो सीपेज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती कहां पर है? सीपेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है दो कंसेप्ट्स को समझने में। एक कंसोलिडेशन, सॉइल कितना सेटल होगा इससे, और दूसरा इसकी जरूरत पड़ती है सीपेज लॉस निकालने में। लिखिए, देखो सीपेज थ्रू सॉइल्स इज द मूवमेंट, seepage through soils is the movement। 16 पे चला रखा है, इसे नेगेटिव पे क्यों नहीं चला लेते इसको? -16 जाएगा। बता बेटे, 26 आज जो तुम 25 इसमें है नहीं ऑप्शन, पता नहीं क्या है। नहीं 26 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 22 में 22 ठीक है, 22 ठीक है, 23 करेंगे। 23 का रीजन है, 23 डेविड बैकहम ने रियल मैड्रिड में पहना था। आजा बेटे, अब तुम लोग जो कंचे और कबड्डी से आगे नहीं बढ़े, तुम्हें पता ही नहीं होगा ये सब। देखो दोस्त कहाँ रह गया आज? पहने रहते, जरूरत पड़ती। न्यूमेरिकल दूंगा अभी मैं, जब होंगे नहीं तो यही तो काम आएगा। देखो सीपेज थ्रू सॉइल्स इज द मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इट। seepage of soil is the movement of water through it, whereas permeability, whereas हेडिंग बेटे ये डालिए, और ये अभी जस्ट स्टार्ट ही किया तो कुछ छूटा नहीं है सच। सीपेज थ्रू सॉइल्स मेन हेडिंग डालो, नया टॉपिक है ये, इसमें लिखो सीपेज थ्रू सॉइल्स इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू इट, whereas permeability is the measurement of this movement, whereas permeability is the measurement of this movement. Full stop. देखो due to seepage, due to seepage considerable discharge, अच्छा खासा discharge, due to seepage considerable discharge goes into the soil, considerable discharge goes into the soil resulting in losses, loss हो गया discharge का, resulting in losses, full stop. लिखो seepage analysis plays crucial role, seepage analysis plays crucial role in the determination of
in the determination of seepage losses, in the determination of seepage losses and in the study of consolidation. Seepage losses and in the study of consolidation. हेडिंग डालिए सीपेज फोर्स. इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसका फॉर्मूला आएगा. एक टर्म आती है पाइपिंग फेलियर, उसको भी अभी आप समझेंगे. तो एक डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं. यहाँ पर एक कंटेनर है ये, और ये दूसरे कंटेनर से कनेक्टेड है. इस कंटेनर में सिर्फ वाटर है, इस कंटेनर में वाटर और सॉइल है, मतलब सॉइल सबमर्ज्ड है. तो ये कंटेनर फर्स्ट है, कंटेनर सेकंड है. कंटेनर फर्स्ट में सिर्फ पानी भरा हुआ है, सेकंड में पानी में सॉइल डूबा हुआ है. अगर मैं आपसे बोलूं मुझे बताइए वाटर का फ्लो होगा या नहीं होगा, तो आप क्या बोलेंगे? करण, होगा फ्लो. क्यों होगा? ऐसा क्या आपको दिखा है कि आपने बोला कि होगा? कल हमने पढ़ा था, तो आज हम क्यों बताएं? यस, डिफरेंस है एलिवेशन का, तो वाटर मूव करेगा. बच्चे किस कंटेनर से किस कंटेनर में, कौन से कंटेनर में कौन से कंटेनर से पानी जाएगा, कहां से किधर जाएगा पानी? वहां से. वेरी गुड. तो वाटर इस तरीके से इस सॉइल मास में मूव करेगा. अगर दोनों कंटेनर सेम लेवल पर होते हैं तो वाटर मूवमेंट नहीं होता, इसको हम बोल सकते हैं सीपेज नहीं होता. अब हमने क्या करा, बॉटम पर एक सॉइल पार्टिकल कंसीडर करा. तो लेट्स से ये एक सॉइल पार्टिकल है जो बॉटम ऑफ द टैंक पर सिचुएटेड है. इस पर एक फोर्स लग रही है WS, वेट ऑफ सॉलिड. इस बॉडी का, इस पार्टिकल का वेट. ये पानी में डूबा हुआ है तो इस पर एक फोर्स और लग रही है, बायंट फोर्स. अगर ये दोनों सेम लेवल पर होते, पानी मूव नहीं करता, तो बस इतनी फिगर बनती. बट सीपेज हो रहा है, वाटर मूवमेंट हो रहा है इस सॉइल मास में, तो इस पॉइंट पर, इस पार्टिकल पर एक और फोर्स लगेगी जब पानी मूव करेगा, और वो फोर्स हो जाएगी सीपेज फोर्स. तो इस पार्टिकल पर टोटल 3 फोर्स लग रही है, वेट डाउनवर्ड्स, बायंट एंड सीपेज फोर्स अपवर्ड्स. हमें इस सीपेज फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है. क्या होता है? बहुत सिंपल फॉर्मूला आएगा और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है. पहले ये फिगर बनाइए और ये फिगर बनाइए. अरे इसकी क्या जरूरत थी, चलो रख दो इसको. नहीं नहीं, लेके मत जाओ. कुछ को कहा तुमने? अच्छा, ये मैं यही तो कह रहा हूं, तो कुछ तो कहा, यही तो कहा. कल आप लोग पतंगे उड़ाएंगे? नहीं उड़ती यहाँ पे रक्षाबंधन पे? चिड़िया मर जाती, अब वो चाइनीज मंजे से मरती हैं, वो नॉर्मल उससे तो नहीं होता. मैं इतने साल पतंग उड़ाए, कभी कोई चिड़िया नहीं है हताहत हुई मेरे हाथ. और ये बात हमेशा याद रखिए, अगर आप खींच के पतंग काट रहे हैं तो आपके बहुत दम चाहिए बाजुओं में. एक तो दूसरे तरीके से पतंग कैसे कटती है बता बेटे अर्जुन? एक तो खींच है, दूसरा क्या है? ढील. ढील के लिए पेशेंस चाहिए, लगता नहीं आप लोगों में है. खींच के लिए दम चाहिए, लग तो वो भी नहीं रहा. तो आप बस कन्नी दीजिए, कन्नी ऐसे, यही काम होता है आप लोग. बहुत पतंगे उड़ाई मैंने. आती किसी को यहाँ पे? ये गुड. तुम्हें भी आती है? अच्छा, हाथ उठा रही हो तुम? नॉर्मल आती, वो ऐसा आंधी सी आई तो ऐसे चली गई, फिर वो मतलब आंधी में उड़ा लेती हूँ. जब बहुत, जब इंसान भी उड़ रहे होते हैं
उस टाइम पे तो पतंग उड़ा लेते होंगे। गुड। रूम वाले बनाने सेट वाला। और क्या बेटे, दोनों दो फिगर कौन सी दिख रही है, ये और यही तो हुई ना दो। आज पॉजिटिवली ये टॉपिक खत्म होगा और इफेक्टिव स्ट्रेसेस स्टार्ट करेंगे। कल ऑफ है आपका, कल बंधन रक्षा है। ओके सर। देखो, इसको हम फिगर 1 बोल रहे हैं और ये फिगर 2 है। तो हम ये लिखेंगे कि जो फिगर 1 है वो सॉइल में सीपेज की कंडीशन को दर्शा रही है और फिगर 2 ये बता रही है कि एक सॉइल पार्टिकल पर ड्यूरिंग सीपेज कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं। देखो, फिगर 1 डिपिक्ट्स, DEPICTS, डिपिक्ट्स द सीपेज थ्रू सॉइल मास। वही भूल गया था मैं, चाय ठंडी हो जाती है। Figure 1 depicts the seepage through soil mass. मतलब पहले, अब के बैच से पहले जैसे कोई ऐसे त्योहार आता था तो बच्चे ऐसे टीचर को रेमंड का ऐसे कपड़ा दे दिया, ऐसे 2.5-3 मीटर, कि सर आपको जो भी वो पसंद आ रहा है टेलर, आप उससे सिलवा लो और पैसे नहीं देना। ऐसे करते थे बच्चे, मतलब एक ट्रेंड सा हो गया था ऐसा, मतलब बड़े सालों से चल रहा है ऐसे। मतलब होता है ना, ट्रेडिशन टूटने गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कि जैसे सर आपके पास मोस्टली शर्ट्स हमने देखा है कि डार्क हैं, ब्राइट कलर्स हैं, लाइट नहीं दिख रही हमें, तो बच्चे लाइट दे देते थे। होता था ऐसे पहले। नहीं, ब्राइट अच्छी लगती तो एक और ब्राइट आप दे सकते हो। इट्स फाइन, ठीक है भाई, ये तो अच्छी बात। देख लो, देखो मैं नहीं चाहता एक बच्चे पे लोड आए, ये गलत है, मिलके देख लो, ठीक है। रेमंड इतने महंगे भी नहीं पड़ते हैं, कैसे बातें कर रहे, कपड़ा मिलेगा बनवा लेंगे, वो कोई दिक्कत थोड़ी है। वो तो टेलर को तो बोलना है। कपड़े का आप देख लो, फिर मुझे उसका आइडिया नहीं है इतना, कुर्ता पजामे का, वो कपड़े वो मैं, चलो मैं बात कर लूँगा उससे। तो मैं तो कैश का कर रहे हो क्या, पेटीएम करो, कैसे कैश कर, मिला के कैश, ठीक है। पर पार्टी भी दूंगा तुम्हें। कितने बच्चे गिन बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बच्चे हैं। नहीं, सबका अलग अलग होगा। जैसे पूरा, जैसे शूज हो गए एक बैच से, कुर्ता पजामा हो गया, और देखते हैं जो भी है। 14 बच्चे हैं यहाँ पे। पिज्जा कितने बच्चों को पसंद है? पिज्जा सबको। और बर्गर तुम्हें छोले भटूरे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, 14 बच्चे हैं, एक पिज्जा मंगवा लेता हूँ मैं अपने लिए। मतलब मुझे खुश देख के तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी कि सर पिज्जा खा रहे हैं, कितनी अच्छी बात है, कर लेना, ठीक है। और मैं ऐसे करूंगा जैसे सरप्राइज है, तुम देना मेरे को, मैं बोलो अरे इसकी क्या जरूरत थी, और एकदम ले लूंगा फिर कि हाँ ठीक है चलो अब रख दो। बच्चों मन बदल जाए एकदम से कि अच्छा क्या जरूरत थी तो ले लेते हैं। देख लो, ठीक है। कलर्स वलर्स का जो ठीक है वो तो मैं कर लूंगा, मैं नहीं पसंद आएगा मैं डाई करवा लूंगा कलर। होता था त्योहार पे, दे देना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बर्थडे तो अब मेरा अगले साल आएगा, May 1 लेबर डे, अब वो तो चला गया। बट ये है कि उस टाइम पे ऐसा आप देखो, दे रहा है दुरुस्त है वाली बात होती है, बाद में दे सकते हो। चिल्ड्रंस, तुम लोग चिल्ड्रन, तुम मतलब तुम लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि अजगर अभी अभी जंगल से बाहर आया है, तो चिल्ड्रन। नेहरू जी नीचे आके पट रैपट मार के वापस ऊपर चले जाएंगे कि ये चिल्ड्रन है। चिल्ड्रन नहीं बेटे, तुम लोग वो बनाया करो, वृद्ध दिवस होता है ना भाई, वो आए तुम लोगों का, अब बना लेंगे ना, बना लेंगे, उसमें क्या। देखो कितना इंटरेस्ट आ रहा है। ये अभी मैं क्वेश्चन के फॉर्मूले पूछना शुरू करूंगा ना मैं, तो चेहरे से हंसी है ना। ये हमारी जान पहचान में एक आंटी है, मैं ऐसे बोलूँ ना, आंटी नमस्ते, वैसे बोलते नमस्ते, मतलब मिली सेकंड में स्माइल उनकी एकदम कि नमस्ते। तो जैसे अब मैं डाउट पूछूंगा ना एकदम से कि अच्छा, जैसे अभी पूछ लेता हूँ जैसे फॉलिंग हेड मेथड से परमेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो अक्षत मुझे अभी बता देगा, ऐसे बता दे अक्षत बेटा।
हाँ हाँ, अभी तक तो ठीक बताया तुमने कि सर h अपॉन बहुत बढ़िया बेटा। तुम ऐसा करना, इससे ज्यादा पैसे लेना गिफ्ट के, तुम ज्यादा कंट्रीब्यूट करना। तुम बता राहुल बेटे। हाँ हाँ ठीक है, नहीं कोई नहीं बेटा, कोई नहीं, बढ़ते जाएंगे पैसे, मत बोलो थोड़ी देर। 1 मिनट, AL अपॉन A डेल्टा T। गुड, लिखो इसी बात पर, लिखो एस शो। 1 मिनट, क्या लिखा अभी तक? एंड फिगर 2 represents the forces acting. Figure 2 represents the forces acting on the soil particle. On the soil particle. इसी में लिखिए फुल स्टॉप करके, देखो फॉलोइंग फोर्सेस are acting on the particle. First लिखिए, weight of the particle downwards, weight of the particle acting downwards, weight of the particle acting downwards. Second लिखिए, buoyant force acting upwards. Buoyant force acting upwards. Third लिखिए, seepage force acting upwards. Seepage force acting upwards. अब देखिए टोटल 3 केस बन सकते हैं। केस फर्स्ट है जब डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्सेस से ज्यादा हो। अगर हम इस फिगर के केस में देखें, अगर डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है तो जो पार्टिकल है, क्योंकि बॉटम ऑफ द टैंक पर है और नीचे तो जा नहीं सकता, तो इस पॉइंट पर ही रहेगा, तो इसको हम बोलेंगे स्टेबल कंडीशन। क्योंकि पार्टिकल भाई डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है तो पार्टिकल नीचे की तरफ आएगा, बट पार्टिकल ऑलरेडी एट द बॉटम ऑफ द टैंक है तो और नीचे नहीं जा सकता, इसका मतलब अपनी जगह पर पार्टिकल टिका रहेगा। सो दिस इज स्टेबल कंडीशन, ये कंडीशन स्टेबल है। फिर केस सेकंड है, अपोजिट मान लीजिए, इस बार अपवर्ड फोर्सेस ज्यादा है, तो बच्चों पार्टिकल क्या होगा, अपनी जगह से मूव कर जाएगा। अपलिफ्टमेंट ऑफ द पार्टिकल हो गया, पार्टिकल ऊपर उड़ गया। ये गलत चीज है, क्योंकि अगर पार्टिकल अपनी जगहों को छोड़ रहे हैं तो सोचिए फाउंडेशन अपना लोड डाल किस पे रही है। जैसे आप 4 बच्चों ने पोडियम उठा रखा है और एक बच्चा हट गया, तो उतना ही लोड अब 3 बच्चों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो अगर अपवर्ड फोर्सेस ज्यादा हो गई, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि अगर सीपेज फोर्सेस ज्यादा हो गई, ज्यादा सीपेज हुआ तो ज्यादा सीपेज फोर्सेस होंगी, तो पार्टिकल क्या होगा, अपलिफ्ट कर जाएगा, उठ जाएगा पार्टिकल। और ये अनस्टेबल कंडीशन है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो पार्टिकल का अपलिफ्टमेंट हुआ, वो पार्टिकल उठा और फाउंडेशन के नीचे का सॉइल मतलब हट गया, इसको बोलते हैं पाइपिंग फेलियर। डैम्स में ये एक मेजर प्रॉब्लम होती है, पाइपिंग फेलियर। मैंने आपको पहले भी बताया है, एक सिविल इंजीनियर के लिए जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो डैम का प्रोजेक्ट। डैम से बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं है एक सिविल इंजीनियर के लिए, हर तरीके से। कॉस्ट हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट होते हैं, स्टार्टिंग ही इनके हजारों करोड़ से होती है, उसके बाद जो ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ लाइफ दांव पर लगी होती है। अगर डैम का थोड़ा सा भी आप सोचो काम उसका अच्छा ना हो पाए, फेलियर हो जाए, तो लाखों लोगों की जान खतरे में आ सकती है। उसके बाद जो करोड़ आवर्स की, करोड़ों घंटों की जो लोगों की मेहनत है, तो डैम के प्रोजेक्ट में पाइपिंग फेलियर एक बहुत बड़ा इशू होता है। इरिगेशन में आप WRE एक सब्जेक्ट है, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वहां पर इसको और अच्छे से पढ़ें।
तो अगर अपवर्ड फोर्सेस ज्यादा हो गई तो गलत है, डाउनवर्ड फोर्सेस ज्यादा हुई तो कोई इश्यू नहीं है। फिर इक्विलिब्रियम केस हो गया, केस थर्ड, जहां पर दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएगी। तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से हम फिर इस Fs को निकालेंगे। तो बच्चों सीपेज फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा WS माइनस FP। इसको फिर हम फर्दर सॉल्व करें। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, फॉलोइंग 3 केसेस आर पॉसिबल। 3 केसेस पॉसिबल है। भाई मेंस वेंस के क्वेश्चन कब से स्टार्ट करोगे? त्योहार के बाद से? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम लोग क्यों नहीं कर रहे। मुझे रीजन दो कि सर हमें मतलब नहीं करना है। कब करोगे उनको? कब से स्टार्ट होंगे? अब आपको जैसे 14-15 ऑफ होगा आपका जियोटेक, दूसरे सब्जेक्ट का मुझे नहीं पता, तो उसको यूटिलाइज करो ना उस टाइम पीरियड को। आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। आप मेंस का क्वेश्चन करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और यू नीड कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। और हार्ड वर्क बिल्कुल एक रूटीन की तरह होता है। एक बार आपके रूटीन में मेहनत करना आ गया ना, आप मेहनत नहीं करोगे आपको अजीब लगेगा। आपको लगेगा बहुत बड़ी चीज़ कुछ मिसिंग है। 10-12 दिन लगातार मेहनत करिए, 13वें दिन आप मेहनत नहीं करोगे, आपको बहुत अजीब लगेगा। आप टाइम निकाल के पढ़ाई करोगे। अभी आप टाइम मिल रहा है और आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। मैं आपको बोल रहा हूँ आने वाले जो टाइम हो जाएगा आपका शेड्यूल बहुत टाइट हो जाएगा सेंटर में। क्योंकि सब्जेक्ट्स मान लो अगर 3 भी लग गए, लेट्स से FM स्टार्ट हो गया, तो FM, जियोटेक, इन्वायरमेंट, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आप एक साथ पढ़ोगे। तो आपको तीनों को रिवाइज करके चलना है। कैसे चलाएगा? इसीलिए उससे पहले एटलीस्ट 15 तक जियोटेक सारा रिवाइज कर लीजिए, जितना भी आपने पढ़ा हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपके डाउट्स हैं चाहे वो थ्योरेटिकल हो, न्यूमेरिकल है, उनको पूछिए। टाइम आपके पास ज़्यादा नहीं बचा है। अप्रैल ओ ये अगस्त मिड आ गया है, नवंबर में हो सकता है एग्जाम हो। यू हैव गॉट 4 मंथ्स। बहुत मेहनत करनी होगी आपको। और मेंस के क्वेश्चन करिए। जब तक आप मेंस के क्वेश्चन नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा आपका। इंजीनियरिंग सर्विसेज प्री, SSC JEE मेंस, ये 2 एग्जाम के तो क्वेश्चन करने हैं आपको। और मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन एंटायरली आपके हाथों। नहीं होगा तो 30% मुझे दे देना कि इनकी वजह से नहीं हुआ, 70 अपने पास रखना। अगर हो गया तो 100 ले लेना, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेहनत बच्चे की ज़्यादा है। देखो एकदम खुश हो गए, ये नहीं कि नहीं 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 सर तब भी हम ऐसा करेंगे। एकदम मान ले कि हाँ वो मेरी मेहनत। मैं चेक कर रहा था कि न्यूज़पेपर वाले जब आएंगे तो क्या बोले। मैं हमेशा से बहुत मेहनती था। ऐसे बोलना नहीं चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में कभी फ्लॉन्ट नहीं करता। मैं दिखावे से मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैंने बताया भी होगा ये सब, पहले बताया मैंने कभी कि मैं दिखावा नहीं करता कि 2 लैपटॉप है, आज तक नहीं बताया मैंने। प्रेफर ही नहीं करता ये चीज़ में। 2 iPad है, बताया लड़की कभी मैंने क्लास में? कभी नहीं, नेवर। कार है, दिल्ली में है, इस बार लेकर आऊँगा अब मैं वो। वहाँ अभी तक भैया के पास भी है, बट वो भैया की गाड़ी में इशू था, आने का चला ले, मेरा बाइक से काम चल जाता है। और वो नई गाड़ी खरीद रहा है, वो मैं अपने लिए इधर ले आऊँगा। मैंने बताया कभी ये सब? बताया है? नेवर आई डू दिस। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सब करना। मैंने कभी बताया तुम लोगों को कि मैं टॉपर था स्कूल का? अखबार में फोटो आई थी मेरा इंटरव्यू के साथ। कभी बताया ये? कभी नहीं। मैं प्रेफर ही नहीं करता ये सब चीज़ें। और पता नहीं लोगों को पता चल जाती, पता लगवा लेते लोग मेरे बारे में। तो उस इंटरव्यू में ना ऐसे मुझसे पूछा उन्होंने कि आप कुछ अब भैया 12th वाले बच्चे, तुम लोग 12th से ऊपर गई हो, तुम लोगों में क्या ही बुद्धि है? सोचो मैं तो और छोटा था, मैं तो बिल्कुल भी नहीं थे। उसने बोला आप बताइए आप क्या करते? मैं बोला पढ़ाई। बोला किस टाइम करते थे? मैं कहा भैया जब जो भी टाइम मिल जाए पढ़ते थे ऐसे। कह रहे अच्छा। मुझे लगा अब और कुछ पूछेंगे कि आपका सपना है ये सब। कह रहे ठीक है चलो हो गया। और अगले दिन न्यूज़पेपर अमर उजाला में आया ना, मतलब कई सारे टॉपर्स का था। मेरा पैराग्राफ इतना लंबा था, वो मैंने कुछ भी नहीं बोला था उसमें। मैं क्या बताओ, अपनी मर्जी से लिख दिया इसमें। बट ये है कि वो बहुत अच्छी फीलिंग है जब आप अपनी फ़ोटो देखेंगे अखबार में। 2 रीज़न से आप अपनी फ़ोटो देख सकते हैं। एक गलत वाला मत समझिए, उसमें तो ऊपर जा चुके हैं, खुद नहीं देख सकते उसमें। एक होता है कि आप टॉपर हो गया, अच्छा कुछ करा। एक हो गया कि आप वो उसमें देख रहे चेतावनी वाले में कि ये बंदा 4 मर्डर और 3 डकैती करके भागा हुआ है, तो आप अपनी फ़ोटो देख रहे, कह रहे ये तो मैं ही हूँ। ठीक है, तो वो वाला नहीं। तो दूसरे तरीके से एक और होता है, उसमें अब हम नहीं डालते ना फ़ोटो, हम थोड़ी देख सकते हैं उसमें, वो तो घर वाले डालते हैं कि ये हो गया इनका मैटर क्लियर। ठीक है,
केस फर्स्ट लिखो, थोड़ी मेहनत करो यार, तुम लोग मेहनत उतनी नहीं कर रहे हो जितनी सिलेक्शन के लिए चाहिए, इतनी मेहनत में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इट्स अ बिटर ट्रूथ। मैं नहीं चाहता त्योहार के टाइम पे मैं ऐसी बातें बोलूं कि आप कल राखी बांध रहे हैं या बंधवा रहे हैं और आपके दिमाग में जियोटेक चल रहा है। अगर आप गिफ्ट देने वाले हैं, मतलब इफ यू आर ऑन अ ब्रदर साइड, तो मेंस की बुक दे दीजिए सिस्टर को। और अगर आप लेने वाले हैं उसमें, जैसे आप मेंस की बुक ले लो, ऐसे भैया पूछेंगे पता क्या चाहिए कि जेई मेंस की मुझे बुक दे दो, मतलब भैया भी कहेंगे, बुक के साथ और भी कुछ चीज़ें दे देंगे आपको कि ले बहन तूने पढ़ाई की चीज़ मांगी तो ये तो बुक तो तू ले ही, एडिशनल चीज़ें, ये ट्रिक्स होती हैं ये। जैसे मम्मी पापा आप मुझसे पूछते हैं पता कुछ लेगा, नहीं आपने इतना कुछ तो दिया है और क्या कमी है मेरे पास, अरे अरे ले बेटा ले लो। अब मैं बोलूँ नहीं ये गाड़ी चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए तेरे, बताए। ट्रिक्स सीखो आप ये सब। केस फर्स्ट लिखा आपने, अब सेकंड लिखिए, ये ऐसे लिखना है, स्टेबल है ये, फिर केस सेकंड अनस्टेबल, इसमें मैं बता रहा हूं जो लिखना है। ये केस सेकंड लिख लिया है, इसमें एक चीज है, यार हट जा, देखो केस सेकंड में देखो, इन दिस केस The upliftment of the soil particle occurs. upliftment का मतलब हो गया soil particle अपनी जगह से उठ जाता है, क्योंकि upward forces उठा देती है उसको. In this case, the soil particle, the upliftment of the soil particle occurs, which may result in the failure of the foundation. Upliftment of the particle occurs, which may result in the failure of the soil, failure of the foundation, full stop, because such failure is known as piping failure. मेरे ही पैसे उठाए हैं भाई, मैं बार बार क्यों देख रहे हो कि किसके थे, उठा लिए, मेरे ही थे भाई, वो अपने पैसे नहीं उठा सकते, बताओ। अब लिखो केस थर्ड, WS इज इक्वल्स टू FB प्लस FS। इसमें लिखो एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्सेस अपवर्ड फोर्सेस के इक्वल हो जाएगी, तो लिखो WS इज इक्वल्स टू FB प्लस FS। It implies Fs, seepage force, is WS minus FT। इसको अब हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। बट हमने पढ़ा है गामा डी, ड्राई यूनिट वेट, वेट ऑफ सॉलिड्स बाय वॉल्यूम होता है, और वेट ऑफ सॉलिड्स होता है G गामा W अपॉन 1 प्लस E। तो वेट ऑफ सॉलिड्स का फॉर्मूला हम बोल सकते हैं G इंटू गामा W इंटू V अपॉन 1 प्लस E। ठीक है, यहाँ पर हम WS और FB की बात कर रहे हैं। अभी आप बोल सकते हैं कि सर WS को आपने सिर्फ एक पार्टिकल माना, एक रिप्रेजेंटेशन की बात है। WS का मतलब हम बोल रहे हैं कि जितने भी सॉइल पार्टिकल्स है सबका वेट नीचे लग रहा है, तो WS सारे सॉइल पार्टिकल्स के वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो यहाँ WS है, गामा डी इज इक्वल्स टू WS अपॉन V, और गामा डी का एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, तो यहाँ से वेट ऑफ सॉलिड्स आ गया। अब बायएंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, जब हमने सबमर्ज यूनिट वेट का केस पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि बायएंड फोर्स होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर इंटू जितनी वॉल्यूम ऑफ सॉइल सबमर्ज्ड है। एंटायर वॉल्यूम ऑफ सॉइल इज सबमर्ज्ड, है ना, तो जो बायएंड फोर्स आएगी दिस विल बी यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ दिस सॉइल। अगर सिर्फ सॉलिड्स डूबे होते तो VS आता, पूरा सॉइल मास डूबा हुआ है तो वॉल्यूम क्या आ रही है, सॉलिड्स ही डूबे हुए हैं, सॉरी VS आएगा। तो बायएंड फोर्स इज गामा W इंटू VS। समझ आया ये? नहीं समझ आया, इधर देखिए फिर से। WS का फॉर्मूला क्लियर है।
अब जैसे इस पार्टिकल की मैं बात करूं, मैं आपसे बोलूं इस पार्टिकल पे बताइए कितना बायंट फोर्स लग रहा है। बच्चों बायंट फोर्स का फॉर्मूला होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की वजह से लगती है, मल्टीप्लाइड बाय जितनी वॉल्यूम सबमर्ज्ड है। हमें देखना है कि सॉलिड पार्टिकल पर कितना बायंट फोर्स आ रहा है, मतलब पूरा सॉलिड पार्टिकल पानी में सबमर्ज्ड है। आप देखो वाटर टेबल के नीचे है ये, तो जो वॉल्यूम सबमर्ज्ड है ये किसके इक्वल आ गई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के, है ना। सॉलिड्स की जितना भाई वॉल्यूम सबमर्ज्ड है वो इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स के। तो जो बायंट फोर्स हो गया दिस इज इक्वल्स टू गामा डब्ल्यू इंटू वी एस, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सीपेज फोर्स की विच वॉज डब्ल्यू एस माइनस एफ बी, तो ये हो गया जी गामा डब्ल्यू इंटू वी अपॉन 1 प्लस ई माइनस गामा डब्ल्यू इंटू वी एस। यहाँ तक लिखिए पहले, बस एक ये वी एस की वैल्यू और लिखनी है, फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। यहाँ तक लिखो, ऐसे लिखो, एक नेक्स्ट लाइन से लिखो, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये फॉर्मूला लिखो, एफ एस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू एस माइनस एफ बी, और फिर यहां तक लिखो। बस एक स्टेप और करना है, ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। हाँ बेटा, वो जो WS है ना, एक पार्टिकल कंसीडर करते वो वैसे वो एक रिप्रेजेंटेशन है, हम सारे सॉइल पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं। सीपेज फोर्स सब पार्टिकल पे तो लग रही है, एक मतलब दिखाने में वो एक पार्टिकल दिखा है, वो वैसे पूरा सॉइल मास रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी जो स्टेप यूज होना है वो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो कोई नई चीज हम नहीं यूज करेंगे। हम इस Vs की वैल्यू को वॉइड रेशियो के टर्म्स में लिखें, जो एक्टिवनेस अभी क्लास में बिखेरी आपने बिना किसी का नाम लिए, जिस तरीके से उबासी ली आपने, मैंने साफ देखा कि करीबन 8 फीट आपने अपना मुंह खोल दिया था। एकदम से इस रूम में ऑक्सीजन की भारी मात्रा में कमी हुई थी, सारा खींच लिया था इन्होंने अपने फेफड़ों में, और अभी ऑलमोस्ट मॉर्निंग टाइम है तब इतने एक्टिव हैं। जब इन्वायरमेंट की क्लास में तो पीछे सो जाते होंगे, कि सो जाते थोड़ी देर, सही कह, खाना खाने के बाद नींद आती है, नहीं ये तो है खाना, इसलिए लाइट खाना खाया करिए जो दोपहर को, जैसे वो उधर जब आप बैठते होंगे वो भैया परांठे वरांठे खाते होंगे, है ना, कि 8 से 9 परांठे एक बारी में। नहीं, जितना आप हैवी खाओगे, ये बायोलॉजी है, आप हैवी खाओगे खाना टूटेगा, जब बॉडी में जाके वो टूटता है, ब्रेकअप होता है, तो उसके बाद ग्लूकोज निकलता है उसमें से, और उसको वजह से नींद आती है। ये सबके साथ है। एज टीचर हम भी ज़्यादा नहीं खाते पढ़ाने से पहले, नींद आ रही है पता चल रहा है, और मेन जैसे अभी टीचर को आप देख रहे हैं वही उबासी मार, तो यहाँ से उबासी शुरू हो गई, ऐसे रिकॉर्डिंग में सिर्फ उबासियों की आवाज़ आ रही होगी। बच्चा भी कहेगा कि क्या एक्टिव क्लास चल रही है, बच्चा भी उबासियाँ, उसको देख के उसके पेरेंट्स उबासियाँ मारे, पूरी कॉलोनी पूरे इंडिया में उबासियाँ चल रही हैं। तो भैया इसलिए इतना ज़्यादा मत खाया करो, फ्रूट खाया करो। जैसे एप्पल, एप्पल में क्या होता है, जो कहते हैं एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ऑक्सीडेंट होता है एप्पल, इट गिव्स यू एनर्जी विद लीस्ट कैलोरीज, तो एप्पल खाओ। अब आप बोलोगे कि सर एप्पल नहीं खा सकते, बहुत महंगा है, आई एग्री। कितना है, 240 रुपये किलो, क्या चल रहा है आजकल पता भी नहीं होगा, वो महंगा बहुत है। स्टूडेंट लाइफ में हम खाते, मैं तो खाया भी नहीं स्टूडेंट लाइफ में। स्टूडेंट लाइफ में द ओनली फ्रूट आई एट वॉज बनाना, सिंपल चीप एंड बेस्ट, 60 रुपये दर्जन खाओ, हमारे तो तब 30 रुपये होते थे। अब देखो इस Vs को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, वॉइड रेशियो वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, दिस इज V माइनस Vs बाई Vs, दिस इज V बाई Vs माइनस 1, माइनस इधर आ जाएगा, तो 1 प्लस E इज V बाई Vs, सो Vs इज V अपॉन 1 प्लस E। तो जो यहाँ पर Vs है उसकी जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं, अब ये लिख लीजिएगा, 1 प्लस ई एलसीएम लिया आपने,
तो यही टर्म एज इट इज आ जाएंगे जी गामा डब्ल्यू वी माइनस गामा डब्ल्यू वी। गामा डब्ल्यू इंटू वी आपने कॉमन लिया तो ये क्या आ गया जी माइनस वन। इफेक्टिव स्ट्रेसेस में आप बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे बट अभी याद रखिए जी माइनस वन अपॉन वन प्लस ही को बोलते हैं क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। ये क्या होता है ये आप इफेक्टिव स्ट्रेसेस में जो दलदल क्विक सैंड की कंडीशन है उसमें समझेंगे। तो एफ एस होता है ICR क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये वैल्यू होती है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ये इतनी वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, वेयर ICR is critical hydraulic gradient, this is equals to G minus 1 upon 1 plus। अब आपने यहाँ तक लिखा हुआ है उसके आगे ऐसे लिखिए बट, और पहले यहाँ तक लिखिए, यहाँ तक। इसको लिखने के बाद इसको करिएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब तरीके से लिखा हुआ है मैंने, आई एम सो सॉरी। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, सेकंड के बाद ये थर्ड स्टेप है, फिर ये फोर्थ। समझ आया बच्चों? yes, चलो हटा रहा हूँ मैं से, खुद से लिखो। देखो ट्राई करो, समझाया इतनी मेहनत से। और VS तो पहले भी डिराइव हुआ है। कब डिराइव हुआ VS? जब V नॉट अपॉन VF का फॉर्मूला डिराइव कराया था। रहने दो, त्योहार का टाइम है, मैंने चाहता कि नीले चेहरे के साथ घर जाओ, घर वाले घबरा गए। त्योहार ने बचा रखा है तो मैं आज इसलिए मैं चमका नहीं रहा हूँ, मौके तो दे रहा तो यार इसने मेरा परेशान कर तो क्या है। देहरादून में वैसे मैंने पतंग नहीं उड़ाते लोग, मैं आज तक नहीं देखे यहाँ पतंग उड़ते हुए। एक तो जहाँ हम रहते हैं, मतलब जहाँ मैं रहता हूँ पैसिफिक, इट्स नॉट इन देहरादून, वो अमेरिका के पास लगता है। मैं भाई वहाँ सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज इंग्लिश है वहाँ पर। वहाँ मैंने हिंदी में एक बार ही बोला उन लोगों को, मतलब दे थॉट कि मैं मतलब झारखंड ट्राइबल एरिया से हूँ। मैं बोले यू फ्रॉम झारखंड, ट्राइबल हैं आप? मैं नॉर्मल एक बंदे को बस ऐसे बोला कि आप ट्रेडमिल यूज़ कर लो, भाई उसने मुझे 4 मिनट इंग्लिश बोली मेरे साथ कि नहीं फर्स्ट आई डू पुशअप्स देन आई डू पुलअप्स देन आई डू। मैं यार क्या बोल दिया मैंने इसको। तो वहाँ पे वही वाली इंग्लिश बोलते, चाचा और माँ का, और हिंदी भी आई एम श्योर ये मे पे भी बोलते होंगे, मेको और मे पे ऐसे। हाँ ऐसे हंस रहे हैं, खुद ऐसी बात करते हैं। व्हाट्सएप चेक कर लिया जाए ना अभी, तो यही सब लिखा होगा उसमें, मेको तेको मे पे और ते पे। यहाँ के हैं पता नहीं ऐसे बात करते हैं, हाँ 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 हाँ, और वहाँ जाके ऐसे कर रहे हैं। बाहर जाके बोलेंगे मेक को समझ नहीं आया। अगर आपने किसी को अवॉइड करना है व्हाट्सएप पे, किसी भी चैट सर्विस पे, तो आपको क्या लिख के भेजना है? उसने बहुत कुछ लिख के भेजा, आपने लिख के भेजना है HM, 2M नहीं, 2M मीन्स कि आप थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, सिर्फ एक M, HM, नो फुल स्टॉप नथिंग। बस ये मतलब बेस्ट वे ऑफ, इससे ज़्यादा बेइज्जती नहीं है। मतलब किसी भी उसमें आपको रिलीजियस बुक में से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल नहीं मिल सकता। क्या कह रहा है लड़का? नहीं नहीं, अब तो यही तो आपने उस तो बहुत कुछ लिखा है ऐसे, आपने HM लिख के भेज दिया, मतलब ये परिकाष्ठा है बेइज्जती की, इसके ऊपर कुछ नहीं है। H, अब जैसे मान लो किसी ने मुझे ऐसे लिख के भेजा हे ऐसे, हे मैं कहा बाप, उसी टाइम दबा दी बात उधर ही। बरीड खत्म, चलो वो है ना राहुल गांधी, टाटा बाय बाय खत्म गया, तो वही हो जाता है उस टाइम पे, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो आप सिर्फ जियोटेक नहीं सीख रहे हैं यहाँ पे,
कितना कुछ सीख रहे हैं आप, कम्युनिकेशन स्किल सिखा रहा हूँ मैं आपको। और इस इन वर्ड से ऊपर उठिए, ब्यूटीफुल पिक डियर कब तक लिखेंगे? मैग्निफिसेंट पिक डियर। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि सर ये क्या होता है, मतलब अच्छा है बुरा है क्या है, कोई बात नहीं, ब्यूटीफुल पिक डियर लिखो। था अब तो मैं शादी हो गई, अब मैं डायरेक्टली वो देता हूँ, अब मैं चैट के थ्रू कुछ नहीं चलता। हेडिंग डालो लाप्लास इक्वेशन ऑफ सीपेज फ्लो। अब देखो इसका जो डेरिवेशन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूज होती है। इफ आई एज्यूम दैट यू पीपल हैव डन डिप्लोमा, जस्ट फॉर माई नॉलेज आई एम आस्किंग, क्या आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ी? नहीं पढ़ी है, फिर तो बिल्कुल भी आपके सिलेबस में नहीं है। डिप्लोमा मैथ्स में तो 11-12 की मैथ्स होगी। बट आप ऐसे मत सोचो कि जिन्होंने बीटेक पढ़ी उन्हें आती है, आती उन्हें भी नहीं है, कि आपको ऐसा लगा होगा अरे हमने इसने बीटेक कर ली तो इसको आती। बेटे किसी को नहीं है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब इसमें क्या होता है, लाप्लास इक्वेशन वैसे सेकंड सेमेस्टर में होती है इंजीनियरिंग में, बीटेक में, बट इसका फिर सॉल्यूशन सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में होता है। अब मैं डायरेक्टली अजम्पशंस और उसके बाद इक्वेशन लिख रहा हूँ। इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो आपको याद करना है, मतलब ये सारा पार्ट याद करने वाला है जो अब आज आप पढ़ोगे, ठीक है। ये कैसे आया वो आपके सिलेबस का पार्ट है। कुछ टॉपिक्स हैं जियोटेक में जहाँ डेरिवेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब जहाँ डेरिवेशन पार्ट है, जहाँ समझाया जा सकता है जैसे ये, तो वहाँ बिल्कुल समझाया जाएगा। जहाँ याद करना मजबूरी है वहाँ आपको याद करना पड़ेगा, मतलब इसमें आपको चीज़ें रटनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। अब आपको मन में खुशी सी आई होगी कि रटना है, अभी तक समझना था इसलिए मैं पीछे चल रहा था, अब रटना। अब ऐसे ऐसे करके कि अब भाई आगे आएगा, फिर अब एकदम इधर बैठ गया, एकदम अटेंटिव। सर रटना है ना सर, अभी अभी कर देंगे, ठीक है। अब जैसे मैं बहुत देखा बच्चे ना स्टाइल बहुत मारते हैं कि सर मैं ना रट नहीं पाता, ऐसे बोलते हैं। भाई टीचर को पता होता है, तो मैं तो बोलता नहीं, रट तुम पाते नहीं हो और समझ तुम्हें आता नहीं है, तो बच्चा क्या फिर क्या करोगे यहाँ पे आके। तो आप लोग भी ऐसे स्टाइल मारेंगे कि सर वो रटने में आई एम नॉट और समझने में आई एम वर्स, तो बच्चा क्या करोगे क्या यहाँ पे। हाँ हाँ, या हेडिंग डालो assumptions, पहले तो ये लिखो फिर assumptions लिखो। ये सब बातें मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि तुम्हारा मन थोड़ा सा ऐसे पसीजे और तुम रेमंड का सोचो। देख लो, जैसे मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मेरे पास कौन से कलर की शर्ट नहीं है, ऐसे बहुत है, कपड़े इतने खरीद लिए थे ना एक टाइम, मतलब इंडिया की जो वो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सिंगल हैंडेडली प्रॉफिट में लेकर आ गया था मैं उसको, इतना कपड़ा खरीदा मैंने। तो मैं अब कलर सोच रहा हूँ कि कौन सा नहीं है। मैं तुम लोग लिखो इसको, वाइट है, क्या बात कर रहा लड़का। अच्छा वाइट दोगे तुम, नहीं डाई में वो बात नहीं। देखो चलो कोई नहीं बेटे, अभी न्यूमेरिकल देख के बदला तो मैं ले ही लूंगा। अभी न्यूमेरिकल देख के अभी बता, रक्षाबंधन पे तुम भाई लोग बहनों की रक्षा करोगे, बे तुम्हारी कौन करेगा, मेरे से कोई नहीं कर पाएगा। अभी बताता हूँ, लिखो लिखो बच्चों इसी बात पे पहला assumption लिखो, सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, जबकि सॉइल दोनों ही नहीं है, ना ही वो होमोजीनियस है और ना ही वो आइसोट्रोपिक है, बट ये assumption है, सॉइल इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। एक assumption जो आज आप फर्स्ट टाइम लिखेंगे, पहले आपने कभी नहीं लिखा, लिखो डार्सीज लॉ इज वैलिड। डार्सीज लॉ इज वैलिड। बच्चों हम ये मानेंगे कि सीपेज 2 डायमेंशनल है। जैसे अगर सॉइल मास है तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सीपेज हो रहा है। ऐसे मान लो सॉइल मास है तो सीपेज ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, ये जो तीसरा डायमेंशन है इसमें सीपेज नहीं हो रहा है। देखो सीपेज इज 2 डायमेंशनल, पानी का फ्लो 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशन में नहीं हो रहा है। सीपेज इज 2 डायमेंशनल, TWO 2 डायमेंशनल।
एक और चीज हम ये बोल रहे हैं कि जब सीपेज हो रहा है तो वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है सॉइल मास में, वॉल्यूम नहीं बदल रही है। अगर वॉल्यूम बदलेगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी तो ये कंसोलिडेशन बन जाता है। पॉजिटिवली जल्दी हम कंसोलिडेशन स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम में। इफेक्टिव स्ट्रेस के बाद हमने कंसोलिडेशन पढ़ना है, तो उसमें बलून के थ्रू आपको समझाऊंगा मैं कि कंसोलिडेशन होता क्या है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे तो बहुत अच्छा कंसेप्ट आप सीख लेंगे। मतलब बच्चे सिर्फ डेफिनेशन बोल देते हैं कि वाटर का वॉइड से बाहर निकलना, ये कंसोलिडेशन होता है। बट वाटर वॉइड से बाहर क्यों निकल रहा है, उसका रीज़न क्या है, वो बलून के थ्रू आप जब समझोगे तो आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। लिखो, देखो, नो वॉल्यूम चेंज अकर्स, वॉल्यूम नहीं बदल रही है, नो वॉल्यूम चेंज अकर्स ड्यूरिंग सीपेज। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ अबव अजम्पशन, ऑन द बेसिस ऑफ, वो अटेंडेंस का है, बहुत बढ़िया, थैंक यू, आई रियली नीडेड इट। जो कि कागज से ज़्यादा अच्छे से शीशा साफ होता है, पता होना चाहिए आप सब लोगों को, है ना? बहुत देर से मैं इसके फिराक में था। ऑन द बेसिस ऑफ अबव अजम्पशन a seepage equation is derived, a seepage equation is derived है? तो दो क्यों है? सही बात है, दोनों में 10 तारीख लिखी है, आज कल की उधर वालों की होगी। आयुष तो कोई नहीं है ना यहाँ पे? अच्छा मैं क्या, अच्छा एक ही पेज पे सब हो गया, इसमें इतनी जगह बची तो है, अभी गेट वालों की इधर आ जाएगी, जरूरत क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ अबव अजम्पशन ए सीपेज इक्वेशन इज डिराइव्ड व्हिच इज शोन बिलो। ये इक्वेशन लिखिए, डेल टू एच, देखो बच्चों इसको डेल बोलते हैं, डेल टू पावर है ये एच है हेड, अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, एक्स डायरेक्शन, प्लस डेल टू एच अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लाप्लास इक्वेशन वैसे डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होता है। यहाँ एच आ सकता है। अभी आप ऐसी एक इक्वेशन फ्लूइड मैकेनिक्स में दिखेगी आपको, अगर गेट का बैच होता तो इसको पूरा डिराइव करते, जैसे मैंने बताया लाप्लास में जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यूज होती है। अब वो पढ़ी होती है, गेट वाले बैच मतलब बीटेक कर रखा है, आप में कुछ नहीं हो सकता है करो, कुछ ने ना करो, बट अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बाद में बता देना, मैं डिराइव करा दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि भूलिया मैं, यार याद नहीं आ रहा कैसे बोल दूंगा मैं। किसी ने अलग से सीखनी है तो बता सकता हूँ, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट कह रहे हैं ऐसे 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 नहीं होता, ऐसे बोलो कि सर रहने दो, बोलो ऐसे, सब बोलो, अरे बोलो तो यार एक बारी, अरे नहीं मैं करा देता हूँ, फिर से बोलो, करा रहा हूँ यार मैं, जरूरी है यार ये, नहीं अच्छा कर ले लो, कर ले, नहीं फिर से तुम फोर्स करो मेरे को, मैं करा देता हूँ बच्चों इसको, मना करो, मना कर बेटे, अरे करा देता हूँ यार मैं, चलो रहने दो कोई बात नहीं, अब मना कर रहे हो तुम लोग, अबे सिलेबस में नहीं है, बिना बात के करा दो इसको मैं, इसका डेरिवेशन नहीं है। इस इक्वेशन को लाप्लास इक्वेशन बोलते हैं। ये जो h है ना ये हेड है, दिस इज हेड। अब इसका सॉल्यूशन जो है वो तो किसी भी सिलेबस में नहीं है, गेट के सिलेबस में भी नहीं है। जैसे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का सॉल्यूशन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का सॉल्यूशन क्या है, एक पैराबोला। उसी तरीके से इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ये टू सेट ऑफ कर्व्स है, दो सेट ऑफ कर्व्स बनते हैं। जैसे यहां पर एक स्ट्रेट लाइन भी एक्चुअल में कर्व का ही एक पार्ट है, तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पर इस इक्वेशन में सिर्फ एक कर्व बनता है, इस इक्वेशन में सिर्फ एक कर्व बनता है, बट लाप्लास इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो दो कर्व्स आते हैं।
एक कर्व है इस तरीके से, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लो किस डायरेक्शन में होगा, दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ये कर्व कैसे आया, इसको सॉल्व करके, इसका सॉल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं। इनको बोला जाता है फ्लो लाइंस। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहे हैं, ये फ्लो बताते हैं कि फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। मैंने आपको बताया जब आप इसको सॉल्व करोगे एक और कर्व आता है, वो कर्व इस तरीके से होते हैं, इनको बोलते हैं इक्वी। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब हेड, इक्वी पोटेंशियल लाइंस। तो इक्वी पोटेंशियल लाइन का मतलब क्या, जैसे ये लाइन है, ये इस लाइन पर हर जगह हेड, टोटल हेड अगर आप बोलो, हर जगह सेम है। फिर ऐसे इस जगह सेम है, इस जगह सेम है, इस जगह सेम है, बट ये आपस में सेम नहीं है। क्योंकि अगर आपस में सब इक्वल हो जाए, मतलब पूरी जगह हेड सेम हो गया, तो वाटर मूवमेंट होगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये 4 लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं फ्लो लाइंस, एंड 5 6 7 8 ये रिप्रेजेंट कर रही हैं इक्विपोटेंशियल लाइंस। ये जो पूरी फिगर है, ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस है, इसको बोलते हैं फ्लो नेट। और इस फ्लो नेट की मदद से आप एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ते हो, विच इज सीपेज लॉस, जो होता है Q इज इक्वल्स टू KH NF बाई ND। इसको अभी हम डिराइव करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख रहे हैं, लिखो इसमें, लिखो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा लिखी नहीं इक्वेशन, लाप्लास नहीं लिखी अभी, ये इक्वेशन लिखो, ये लाप्लास इक्वेशन है, del 2h बाई del x स्क्वायर प्लस del 2h बाई del z स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें लिखो द इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन 1, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब जानबूझ के करा मैंने ऐसे, द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये अगर जानबूझ के करो ना कभी नहीं होगा ये, और ये ऐसे फंबल वो होता है, ये इंस्टिंक्टिवली हो जाएगा कि द इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 इज प्रोवाइडेड बाय 2 सेट ऑफ कर्व्स, इज प्रोवाइडेड बाय TWO, 2 सेट ऑफ कर्व्स। मतलब जब आप इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करते हो तो 2 सेट ऑफ कर्व्स आते हैं, लाप्लास ने बताया था, और ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। 2 सेट ऑफ कर्व्स, फुल स्टॉप। लिखो 1 सेट ऑफ कर्व रिप्रेजेंट, एक सेट ऑफ कर्व बता रहा है, 1 सेट ऑफ कर्व रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, कि फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। 1 सेट ऑफ कर्व रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो and are known as flow lines, and are known as flow lines। ब्रैकेट में ऐसे लिख लो 1 2 3 4, मतलब ये जो 1 2 3 4 लाइंस हैं ये फ्लो लाइंस बता रहे हैं। 1 सेट ऑफ कर्व रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो and are known as flow lines। ब्रैकेट में 1 2 3 4, and the other set of curves, and the other set of curves represent head and are known as equipotential lines, and the other set of curve represents head and are known as equipotential lines। ब्रैकेट में लिखो 5 6 7 8, ये इक्विपोटेंशियल लाइन है। जैसे लाइन 5 पर हर जगह हेड सेम है, 6 पर हर जगह सेम है, 7 पे हर जगह सेम है, 8 पर हर जगह सेम है। सबसे ज्यादा हेड कहाँ पर है इनमें, बताओ किस लाइन पर हेड सबसे ज्यादा है? 5 पर। क्यों? क्योंकि फ्लो की डायरेक्शन देखिए, हमेशा हाई हेड टू लो हेड पर फ्लो आता है, तो सबसे ज्यादा हेड कहाँ होना चाहिए? 5 पर। और 8 की तरफ आ रहा है तो सबसे कम हेड होना चाहिए 8 पर। नेक्स्ट लाइन से लिखो, देखो द कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस, तो जो कंबाइंड फिगर है उसको फ्लो नेट बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ
flow lines and equipotential lines is known as flow net. Is known as flow net. बच्चों इस फ्लो नेट की मदद से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज को हम फाइंड आउट करते हैं, वो होता है सीपेज लॉस। सॉइल में कितना डिस्चार्ज चला गया, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये सीपेज लॉस का फॉर्मूला होता है। फुल स्टॉप करके लिखो, विद द हेल्प ऑफ फ्लो नेट्स सीपेज लॉस इज डिटरमाइंड। विद द हेल्प ऑफ फ्लो नेट सीपेज लॉस इज डिटरमाइंड। अब इस फ्लो नेट की ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो याद करनी पड़ेंगे आप। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो नेट। ओप्स बनाइए इसको। ये टॉपिक थोड़ा सा याद करना है। इसके बाद अभी एक वर्टिकल स्ट्रेसेस का टॉपिक आएगा जिसमें बॉस्नीस्क और वेस्टरगार्ड इक्वेशंस होती हैं, वो भी पूरा याद करना पड़ता है। उसमें कोई डेरिवेशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं सोच रहा हूँ उसके नोट्स भेज देता हूँ, वो फॉर्मूले लिख लेना, समझा दूंगा मैं, तो हमारा जो काम वैसे 2 घंटे का है वो आधे घंटे का रह जाएगा। पीपीटी भेज देंगे, बिल्कुल पीपीटी। सीधा बिल गेट्स के यहाँ से पावर पॉइंट लेकर आऊँगा मैं, उसी को भेजूंगा पीपीटी भेज। ये लिखने के बाद फ्लो नेट बनाने के बाद एक हेडिंग डालेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लो नेट। फ्लो नेट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बच्चों पहला पॉइंट ये है कि जो फ्लो लाइन है और इक्विपोटेंशियल लाइन है ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करती। जैसे ये परपेंडिकुलर बनता है, इस टर्म को ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं। लिखो पहला पॉइंट लिखो, फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस, फ्लो लाइंस एंड इक्विपोटेंशियल लाइंस intersect each other orthogonally ब्रैकेट में परपेंडिकुलरली। अब बच्चों एक पॉइंट लिखिए, एक मतलब इसी में एक हेडिंग की तरह लिखिए, फ्लो चैनल। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है फ्लो चैनल। अब फ्लो चैनल क्या होता है? दो फ्लो लाइन के बीच में जो स्पेस है, जो एरिया है दो फ्लो लाइन के बीच में, उसको फ्लो चैनल बोलते हैं। लिखो फ्लो चैनल में इट इज द एरिया बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव, लगातार जो दो फ्लो लाइंस आएंगी, इट इज द एरिया बिटवीन TWO, टू कंसेक्यूटिव फ्लो लाइंस। It is the area between two consecutive flow lines. Next term आएगी, इसको लिखिए स्क्वायर। एक टर्म लिखिए स्क्वायर। ये जो ब्लॉक बन रहा है इसको स्क्वायर बोलते हैं, ऐसे जो ब्लॉक बन रहा है। ये थर्ड होगी स्क्वायर। अब इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जैसे मान लीजिए कोई मैंने एक ब्लॉक बनाया, इन अब ये जो बीच में ये जो जगह बनी, दो कंसेक्यूटिव फ्लो लाइन और इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में जो स्पेस आ रहा है, इनको स्क्वायर्स बोलते हैं। अब ये स्क्वायर वैसे स्क्वायर नहीं है जो आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ये कर्व्ड हो सकते हैं, बट यहाँ पर ये एंगल परपेंडिकुलर होता है। स्क्वायर में क्या होता है, जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं, एडजेसेंट साइड्स, इनका रेशियो 1 होता है। रेक्टेंगल में ऐसा नहीं होता है।
रेक्टेंगल में ए और बी है तो रेशियो 1 नहीं होगा, अगर रेशियो 1 हो गया तो फिर तो वो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे कि अगर मान लीजिए एक साइड ए है और एक साइड बी है, तो स्क्वायर्स में ये जो रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड है ए अपॉन बी, ये 1 होता है। अब ये देखो क्यों होता है, कैसे होता है, ये बहुत लंबी मैथमेटिक्स है, आपने इतना डीप में नहीं जाना, आपको ये पॉइंट्स याद रखने। जैसे मैंने आपको बताया लाप्लास इक्वेशन जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं उसमें ये सब बताया गया है, बट वो वे बियॉन्ड आवर सिलेबस है। बट हमें अभी बस ये याद रखना है कि स्क्वायर्स दो कंसेक्यूटिव फ्लो लाइंस के बीच का स्पेस है और इनमें रेशियो ऑफ द एडजेसेंट साइड इज 1। लिखो, अभी आ रहा हूं, खुद से लिखो, अपने शब्दों में लिखिए इसको, स्क्वायर्स को। चलो अपने शब्दों में, गढ़वाली में लिखिए इसको या हिंदी में, वाले सर का फीडबैक
तो स्क्वायर में लिखिए, देखो इट इज द स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव, इट इज द स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, टू कंसेक्यूटिव फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन्स। इट इज द स्पेस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव flow lines and equipotential lines and the ratio of adjacent side, जो साथ की sides है, and the ratio of adjacent side is 1 होता है। तो ये स्क्वायर वैसे नहीं है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट बने, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कर्व्ड है, बट स्टिल इनको हम स्क्वायर्स बोलेंगे। अब एक और पॉइंट है, हर स्क्वायर में सेम डिस्चार्ज फ्लो करता है, सारा याद करना पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है। लिखो नेक्स्ट लाइन से लिखो, देखो डिस्चार्ज इन ऑल द स्क्वायर्स, डिस्चार्ज इन ऑल द स्क्वायर्स इज सेम, डिस्चार्ज इन ऑल द स्क्वायर्स इज सेम। अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसको हम डिराइव करेंगे और फिर उस पर क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं उस पर। तो एक हेडिंग डालिए, सीपेज लॉस। मतलब इस टॉपिक में देखो 3 चीजें हैं, पहले सीपेज फोर्स का फॉर्मूला, फिर लाप्लास की इक्वेशन, ये सारा आपने पढ़ा, और तीसरी चीज आएगी सीपेज लॉस की इक्वेशन। देखो सीपेज लॉस, अब बहुत ध्यान से अगर आप सुनोगे तो इजीली समझ जाओगे। डार्सी ने बोला कि Q इज इक्वल्स टू KIA होता है। अब हमने क्या करा, इसमें कोई एक स्क्वायर ले ली, जैसे ये वाला स्क्वायर हमने कंसीडर करा। सो फॉर एनी स्क्वायर, एक स्क्वायर हमने कंसीडर करा, तो Q हो जाएगा K परमेबिलिटी, I क्या होता है बच्चों, हेड लॉस अपॉन लेंथ इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इस गिवन स्क्वायर के लिए KH, मैंने आपको कई बार ही बताया है लेंथ हमेशा फ्लो की डायरेक्शन में लेते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं A और B में बताइए लेंथ कौन सी होगी, B, क्योंकि B जो है वो फ्लो की डायरेक्शन में है। बस इतना स्क्वायर दिखे और कुछ नहीं है इस फिगर में, सिर्फ ये स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो B लेंथ ली जाएगी क्योंकि B फ्लो की डायरेक्शन में है, तो लेंथ की जगह आ जाएगा B। A हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी मैंने आपको कई बार ही बताया है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होगा वो फ्लो के परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे ऐसे फिगर है ये और पानी इस तरीके से अंदर जा रहा है, तो ये डायमेंशन हो गया A, और जो ये परपेंडिकुलर टू दी स्मार्ट बोर्ड है इसको हम C बोल देते हैं। तो बच्चों जो एरिया ऑफ दिस स्क्वायर हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो हो गया A इंटू C। समझ आ रहा है C कौन सा डायमेंशन है? C को इधर नीचे ले आइए, तो Q अपॉन C, इसको बोलेंगे डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ, C हो गया लेंथ, इज इक्वल्स टू KH। A अपॉन B, मैंने आपको अभी बताया एडजेसेंट साइड्स का रेशियो स्क्वायर में कितना होता है, 1 होता है, तो A अपॉन B हो गया 1। तो आधा डेरिवेशन तक हम आ गए, ठीक है। पहले लिखिए, देखो अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ, पहले यहां तक समझ लीजिए। अकॉर्डिंग टू डार्सीज लॉ, ये लिखिए Q इज इक्वल्स टू KIA। फिर नेक्स्ट लाइन से लिखिए, सो फॉर एनी स्क्वायर, किसी एक स्क्वायर की अगर हम बात करें, सो फॉर एनी स्क्वायर लिखिए Q इज इक्वल्स टू K, अब ये लिखिए K H अपॉन B इंटू AC, ये तो समझाने के लिए लिखा था ना, तो K H अपॉन B इंटू AC। अब C नीचे आ गया तो Q अपॉन C हो गया, और ये KH। भैया इस सिंबल को क्या बोलते हैं? ये क्या होता है? सिंस है
हैंस नहीं होता है, सिंस होता है। बट बहुत अच्छी बात है, पता है ये बीटेक वालों को भी नहीं पता होता आजकल ये कि देयर, दिस इज देयर फोर, बट हमें देयर फोर नहीं लिखना था यहाँ पे, सॉरी, हमें सिंस लिखना है। हम ये लिखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि a अपॉन b की वैल्यू 1 है, तभी ये a अपॉन b यहाँ आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, बस 2 स्टेप हो रहे। h क्या है बच्चों, ये हेड का चेंज है। जैसे अगर हम इस उसकी बात करें तो मतलब 6 लाइन से 7 लाइन तक आने में जो हेड का चेंज हुआ वो h रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हमें पूरे फ्लो नेट, ये एक स्क्वायर की बात हम करें, पूरे फ्लो नेट की अगर बात करनी हो तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। लेट्स से यहाँ पर 10 मीटर हेड है इस पूरी लाइन पर, यहाँ पर मान लीजिए कम आएगा 8 मीटर है, यहाँ 6 मीटर है और यहाँ पर 4 मीटर है। ठीक है, इस लाइन 5 पर 10 मीटर हेड है, 6 पर 8 मीटर है, 7 पर 6 मीटर है, लाइन 8 पर 4 मीटर हेड है। अगर मैं आपसे बोलूं मुझे बताइए टोटल हेड लॉस कितना हुआ, टोटल हेड का चेंज कितना आया लाइन 5 से लाइन 8 तक, आप बोलोगे सर 10 माइनस 4, 6 मीटर इज द टोटल चेंज इन हेड। अगर मैं आपसे बोलूं अच्छा बताइए इंडिविजुअल हेड का चेंज कितना था, आप बोलोगे जब 5 से 6 पे आया तो 2 मीटर का चेंज हुआ, 6 से 7 पर आया फिर 2 मीटर का चेंज हुआ, 7 से 8 पर आया फिर 2 मीटर का चेंज हुआ। ठीक है, तो 2 मीटर का चेंज हुआ कितनी बारी, 3 बारी। 3 बारी कैसे, एक बारी जब 5 से 6 पर आया फर्स्ट, 6 से 7 पर आए सेकंड, 7 से 8 पर आए थर्ड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो टोटल एच है ये एक्चुअल में 2 टाइम्स 3 भी आप बोल सकते हो भाई, 6 मीटर 2 इंटू 3 हो गया। ये 2 क्या है, ये कि कितना हेड लॉस हुआ, और ये 3 है कितनी बारी हेड लॉस हुआ। ये जो कितनी बारी हेड लॉस है इसको बोलते हैं एनडी, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स। ड्रॉप मतलब इक्विपोटेंशियल मतलब हेड का ड्रॉप। ड्रॉप हेड में कितनी बारी आया बच्चों, 3 बारी, 5 से 6 1, 6 से 7 2, 7 से 8 3। तो हम ये बोल सकते हैं अब यहाँ पर जैसे ये स्मॉल है, ये 1 स्क्वायर का हेड का लॉस आया, बट जो टोटल हेड लॉस है एच ये होगा एक बारी का हेड लॉस निकाल दो और इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ इक्विपोटेंशियल ड्रॉप्स की, कि ड्रॉप कितनी बारी आ रहा है। टोटल ड्रॉप क्या होगा, एक बारी का ड्रॉप मल्टीप्लाइड बाई कितनी बारी ड्रॉप्स आए। समझ आई बात ये। तो यहां से स्मॉल एच आ गया कैपिटल एच बाई एनडी, ये आपने यहां रखा। सो डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया के एच बाई एनडी। समझ आई बात है, पंगे ले रहा लड़का मेरा सा। ये आपने एक फ्लो चैनल, ये जो स्क्वायर है इस फ्लो चैनल के लिए आपने पता करा। अब मान लो एक स्क्वायर आपने यहां माना तो यहां पर भी सेम डिस्चार्ज आएगा, क्योंकि मैंने बताया आपको एजम्पशन ये कि हर स्क्वायर में डिस्चार्ज सेम है, वही सेम डिस्चार्ज यहां जाएगा। कितने नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स हैं, एक, ये इसके बीच में 2, इसके बीच में 3। तो अभी आपने एक फ्लो चैनल के लिए निकाला डिस्चार्ज, तो अगर आप NF से मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ फ्लो चैनल से NF से, तो आपको पूरे फ्लो नेट का डिस्चार्ज पता चल जाएगा। जैसे अभी आपने ये एक स्क्वायर के लिए लिया, तो फॉर एंटायर फ्लो नेट ये एक फ्लो चैनल का डिस्चार्ज है। एंटायर के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ फ्लो चैनल से मल्टीप्लाई कर दो। कितने फ्लो चैनल्स दिख रहे हैं यहां पर, जैसे मैं आपसे बोलूं अच्छा इसमें बताओ कितना डिस्चार्ज होगा, आप बोलोगे सर सेम डिस्चार्ज आएगा, क्योंकि हर स्क्वायर में डिस्चार्ज सेम माना जाता है। तो ट्वाइस हो गया ना इस वैल्यू का ट्वाइस। अब मैं आपसे बोलूं अच्छा इसमें कितना डिस्चार्ज होगा, आप बोलोगे सर सेम होगा, तो 3 डिस्चार्ज हो गए ना, 1 प्लस जैसे इसका डिस्चार्ज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और ये तीनों सेम है तो 3 टाइम्स Q हो गया। ये 3 कैसे आया, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स की आप मल्टीप्लाई कर दो और एक डिस्चार्ज निकाल लो। तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये एक नंबर ऑफ फ्लो चैनल के लिए है। फॉर एंटायर फ्लो नेट यू मल्टीप्लाइड दिस इक्वेशन बाय नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स, सो दिस विल बी KH NF by ND।
तो ये होता है फॉर्मूला, इसको बोलते हैं सीपेज लॉस पर यूनिट लेंथ, दिस इज इक्वल्स टू के परमिबिलिटी इनटू टोटल हेड लॉस इनटू नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ड्रॉप्स। डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं, नहीं तो सारा डेटा गिवन होगा, भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, सिर्फ आपने पुट करना है इस फॉर्मूला। समझ आई बात बच्चों? तो आई बिलीव आपने यहां तक लिख लिया है। अब ये लिखिए बट करके, बट एच, इसको आप ऐसे लिख लो अगर डाउट आ रहा है, कि टोटल हेड लॉस इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल हेड लॉस। इंडिविजुअल मतलब एक लाइन से दूसरी लाइन में आने तक, मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ड्रॉप्स, कितनी बारी ड्रॉप आया। ये लिखने के बाद ये फॉर्मूला, फिर ये फॉर एंटायर फ्लो नेट एनएफ की मल्टीप्लाई हो जाएगी, नंबर ऑफ फ्लो चैनल्स। अब इसको एक बार आप पढ़ लो, कहीं डाउट है पूछ लो, इसमें कंफ्यूज यू हो जाता है कई बार, ये कंफ्यूजन ले आता है टॉपिक, बट इसमें याद ही करना है। अब हम इस टॉपिक के क्वेश्चन करेंगे। आज तो आपकी क्लास मैं नॉर्मल टाइम पे छोड़ूंगा, क्योंकि 1:30 बजे अगर मैंने छोड़ी और उधर क्लास सर को पता नहीं होगा या दूसरे बच्चों को इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो वो 1:30 बजे स्टार्ट कर देंगे, तो खाना कब खाओगे?